हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भारत को एक साथ तीन तरफ से घेरने की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। नेपाल, बांग्लादेश और पीछे से चीन। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ी साजिश? अभी हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश के बदले हुए रुख ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। सीमा पर जो हलचल हो रही है, और इसमें जो सबसे खतरनाक बात निकल कर आ रही है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चीन की चुपचाप चाल चल रही है। क्या चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी नई रणनीति से भारत को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग कर रहा है? क्या नेपाल और बांग्लादेश अब भारत के बजाय चीन के ज्यादा करीब जा रहे हैं? अगर ये सच है तो आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक खतरा तैयार हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक डर है या वाकई एक ऐसी चाल चल चुकी है जिसका असर आने वाले सालों में भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आज वो फैक्ट्स, वो मूव्स, वो सिग्नल्स जो साफ बताते हैं कि भारत के चारों तरफ कुछ बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच को बदल सकता है। आपको लग सकता है कि ये सिर्फ चुनाव है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नेपाल, जो कभी भारत का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, आज वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है। 1990 से लेकर आज तक भारत की राजनीति, कह सकते हैं आप, इतनी अस्थिर नहीं रही है, लेकिन नेपाल की राजनीति हमेशा अस्थिर रही है। हर चुनाव के बाद सरकारें गिरती रही हैं, नेता बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने वहां की पूरी व्यवस्था को हिला दिया है। दरअसल मार्च के दौरान चुनाव हुए और चुनाव में सिर्फ 4 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने इतिहास रच दिया। 165 सीटों में वहां पर इस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिसमें लगभग 50% वोट शेयर, और पुराने जो सबसे बड़े दल थे वो पूरी तरह साफ कर दिए। सोचिए, जिन पार्टियों ने दशकों तक नेपाल पर राज किया वो एक झटके में खत्म हो गई। क्या ये सिर्फ उस पार्टी की ही हिम्मत थी या कहीं ना कहीं कुछ पीछे उसके साजिश चल रही थी? 2017 में जहां केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की कम्युनिस्ट गठबंधन सरकार लगभग 2/3 बहुमत लेकर आई, वही गठबंधन 2021 में टूट जाता है और शुरू हो जाता है सत्ता का खेल। ओली, उसके बाद दहल, उसके बाद देउबा, एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदलते रहे। जैसे प्यादे हटाए जाते हैं, नए लाए जाते हैं, उसी प्रकार का खेल कहीं ना कहीं हमें नेपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद देश में भ्रष्टाचार और अस्थिरता में डूबता गया। फिर आया 2025, जब नेपाल के युवाओं ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी। कहीं ना कहीं यह भी इनपुट मिल रहे हैं कि यह बगावत जो है कहीं ना कहीं बाहर के देशों द्वारा फंडेड थी। नेपाल के युवाओं ने यह बगावत अपने आप नहीं की है। जैन जी सड़कों पर उतर आया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बेरोजगारी, सबके खिलाफ एक साथ नेपाल में गुस्सा फूट पड़ा। इस आंदोलन का असर इतना बड़ा था कि खुद केपी शर्मा ओली जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद जो है नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनती है जिसने पूरी राजनीति को जो है एक तरीके से कह लीजिए आप रीसेट कर दिया। और अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है। 35 साल का एक युवा जो पहले इंजीनियर था, गाने गाता था, रैपर था, अब जो है नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाता है। बालिन शाह 2022 में काठमांडू का जो है मेयर बना, और जनवरी में जो है आरएसपी यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है में शामिल होते ही पूरे देश में छा गया। इतना कि 74 साल के दिग्गज नेता जो केपी शर्मा ओली थे को उनकी सीट झापा में लगभग 50,000 वोटों से इन्होंने हराया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह था पुरानी राजनीति का अंत, पुराने सत्ता का अंत। काठमांडू घाटी की सभी 15 सीटें आरएसपी ने जीत ली, यानी राजधानी पूरी तरह बदल गई, पूरा सफाया कर दिया। इसका साफ मतलब है नेपाल की जनता, खासकर युवा, अब भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति से तंग आ चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि यह बदलाव नेपाल को मजबूत बनाएगा या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा है।
क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर नेपाल को अपनी तरफ खींच रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए खतरा सिर्फ उत्तर में ही नहीं, क्योंकि कहानी ये इससे अलग दिशा लेती है। नेपाल के बाद अब बात बांग्लादेश की आती है, जहां जो हुआ वो भारत के लिए सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, पहले नेपाल में शासन बदलता है, उसके बाद बांग्लादेश में बदलता है, फिर पाकिस्तान में कुछ अलग होता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति का जो है संकेत कर रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा झटका भारत के लिए उभर कर आता हुआ दिख रहा है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश की सबसे मजबूत नेता माने जाने वाली शेख हसीना की सरकार खत्म हुई, तो वहां पर बहुत बड़ा सिस्टम चेंज हुआ। याद रखिए, हसीना को भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गई, ढाका की राजनीति ने अचानक नया मोड़ ले लिया। चुनाव हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने ऐसा धमाका किया कि सब चौंक गए। 297 में से 212 सीटें जीतकर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह था पूरे पावर स्ट्रक्चर का एक तरीके से रीसेट करना, उसको नए तरीके से सेट करना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अब भारत से दूर जा रहा है? तारिक रहमान ने साफ कह दिया है, बांग्लादेश फर्स्ट, यानी हमें ना भारत से कुछ लेना है, ना चाइना से कुछ लेना है। यानी भारत हो या चीन, अब बांग्लादेश किसी एक के साथ पूरी तरह खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहीं पर पूरा खेल शुरू होता है। जब कोई देश संतुलन की बात करता है तो अक्सर इसका मतलब होता है वह नई ताकतों के लिए दरवाजा खोल रहा है। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत कौन है आप जानते हैं? चाइना का सबसे ज्यादा दबदबा है। चीन पहले से ही बांग्लादेश में भारी निवेश कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, कनेक्टिविटी हो, भर भर कर पैसा यहां पर इन प्रोजेक्ट में चाइना ने जो है बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है। अगर नई सरकार संतुलन की नीति अपनाती है तो चीन का प्रभाव और तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि एक राहत की बात भी भारत के लिए है। जमात इस्लामी को सिर्फ 68 सीटें मिली हैं, यानी कट्टरपंथ की जो हवा है वो पूरी तरह हावी नहीं होगी, लेकिन इसका नेटवर्क और विचारधाराएं अभी भी जमीन पर मौजूद हैं। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल कि जो इस नई सरकार है इसको कैसे संभाले, क्योंकि इतिहास गवाह है 2001 से 2006 के बीच जब इसी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, बीएनपी सत्ता में थी, तब भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते थे अपने सबसे खराब दौर में थे। अब फिर वही पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा जटिल हैं। चाहे वो तीस्ता जल समझौता के बारे में हम बात करें, सीमा सुरक्षा के बारे में बात करें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बात करें, या चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात करें, इन सब के दरमियान होते हुए भारत के लिए क्या रास्ता है आप पूछ सकते हैं। अगर हम विशेषज्ञों की रिपोर्ट की माने, उनके एनालिसिस की माने, जो आर्टिकल मैंने पढ़े हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो भारत को अब नेबरहुड फर्स्ट नीति की ओर जो है आक्रामक तरीके से लागू करना होगा। हमें शांत कूटनीति अपनानी होगी, हमें व्यापार को बढ़ावा देना होगा, निवेश बढ़ाना होगा और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करना होगा। यही भारत के लिए अब कहीं ना कहीं इस राजनीतिक गलियारे में एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन असली सवाल अभी भी एक बाकी है। नेपाल में नया सत्ता परिवर्तन, बांग्लादेश में नई सरकार और दोनों जगह चीन की बढ़ती मौजूदगी, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अब तक आपने देखा नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में नई सरकार आ गई, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब मिलकर भारत को घेरने की रणनीति है? चीन पिछले कई सालों से एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। आपको भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोन हो, पोर्ट्स हो या चेक डिप्लोमेसी हो, और पड़ोसी देशों में लगातार वह अपनी पकड़ बना रहा है। इसे कई एक्सपर्ट्स जो इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीति कहते हैं, जहां चीन धीरे धीरे भारत के चारों तरफ अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान में सीपीसी हो, श्रीलंका में हबनटोटा पोर्ट हो, म्यांमार में क्योंगफ्यू पोर्ट हो, ये सभी जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है, कहीं ना कहीं भारत को घेरने की एक चाइना की रणनीति को दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं जहां से भारत को आसानी से घेरा जा सके। चाहे आप चीन में देख लीजिए, चाहे आप श्रीलंका में देख लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पर ऐसे पोर्ट पर, ऐसे बंदरगाहों पर इन्वेस्टमेंट किया है जो अगर भविष्य में भारत का चीन का साथ कहीं ना कहीं युद्ध होता है
तो भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल, क्या नेपाल और बांग्लादेश भी इसी चैन का हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि जो तरीके मैंने बताए हैं, जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार नए नेता उभर कर आए हैं, जिस प्रकार आंदोलन को भड़काया गया है, कहीं ना कहीं ये संयोग नहीं है। नेपाल जो भारत और चीन के बीच एक बफर देश था, अगर वहां नई सरकार चीन के करीब जाती है तो भारत के लिए उत्तरी सीमा पर दबाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश जो भारत के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है, अगर वहां संतुलन की नीति के नाम पर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो पूर्वी सीमा भी संवेदनशील हो सकती है। यानी उत्तर से नेपाल, पूर्व से बांग्लादेश और पहले से पश्चिम में पाकिस्तान। क्या भारत को तीन तरफ से घेरने की स्थिति बन रही है? लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि नेपाल और बांग्लादेश सीधे सीधे चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, जो कहानी मैंने आपको बताई है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कहीं ना कहीं खेल तो यही चल रहा है। दोनों देश अपनी अपनी राष्ट्रीय हित की राजनीति कर रहे हैं, यह उनका दावा है। लेकिन वास्तविकता दावों से नहीं, उन कहानियों से आती है जो उनके पीछे चल रही होती हैं। नेपाल अपनी राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। वही बांग्लादेश की बात करें तो वह कह रहा है कि हम आर्थिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच अपनी स्थिति जो है मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जब ये दोनों देश चीन के साथ अपने रिश्ते बढ़ाते हैं तो भारत के लिए चुनौती जरूर बढ़ती है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें भारत क्या करेगा? भारत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। नेपाल में विश्वास और कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा, बांग्लादेश में व्यापार, निवेश और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा, और सबसे जरूरी, पड़ोसी देशों को यह एहसास दिलाना होगा कि भारत उनके लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद साझेदार है। भारत उनका दुख सुख का साथी है। अब सबसे बड़ा सवाल उभर कर आता है, तो क्या चीन, नेपाल और बांग्लादेश मिलकर जो भारत को घेरने की योजना बना रहे हैं, या वे सिर्फ बदलती राजनीति और हर देश के अपने अपने हितों का खेल है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है और आने वाले समय में यह बदलाव तय करेगा भारत की सुरक्षा कैसी रहेगी, भारत की कूटनीति क्या होगी और पूरे क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये खतरा असली है या सिर्फ एक डर है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।